नमस्कार और स्वागत है। यहाँ हम आपके भेजे गए स्रोतों को बारीकी से देखते हैं और उनमें छिपे ज्ञान और नजरिए को सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है, विक्रम सेठ का वो मशहूर और कहना पड़ेगा विशाल उपन्यास ए सूटेबल बॉय, उसकी एक डिटेल समीक्षा। हाँ, ए सूटेबल बॉय मतलब भारतीय अंग्रेजी साहित्य में तो एक लैंडमार्क है ही। बिल्कुल, ये उपन्यास जो 1993 में आया था और करीब कितने 1350 पन्ने। हाँ, लगभग उतने ही। ये हमें 1950s के दशक के भारत में ले जाता है। तो आज हम इसी उपन्यास पर जो समीक्षा लिखी गई है उसकी गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि समीक्षा क्या कह रही है, बल्कि ये समझना भी है कि ये समीक्षा उपन्यास को किस नजरिए से देखती है और हमारे लिए इसमें क्या खास हो सकता है। कैसे हैं, इसके पीछे के संदेश क्या हैं और साहित्य में इसकी जगह क्या है। हम कोशिश करेंगे कि समीक्षा के जरिए न सिर्फ उपन्यास की आत्मा को समझें, बल्कि ये भी देखें कि समीक्षा के मुताबिक ये आज भी क्यों मायने रखता है। क्योंकि देखिए, समीक्षा खुद भी तो एक आईना होती है ना, जो न सिर्फ किताब पर रोशनी डालती है, बल्कि ये भी बताती है कि पढ़ने वाला समाज क्या सोचता है। हाँ, सही बात है। तो शुरुआत करते हैं लेखक से, विक्रम सेठ। समीक्षा उन्हें भारतीय अंग्रेजी लेखन के मतलब शिखर पर रखती है और ए सूटेबल बॉय को उनकी सबसे महत्वाकांक्षी रचना बताती है। समीक्षा में एक दिलचस्प तुलना भी है। हाँ, वो 19वीं सदी के अंग्रेजी उपन्यासों वाली। एग्जैक्टली, जैसे टॉल्स्टॉय या जॉर्ज एलियट के काम। समीक्षा कहती है कि स्केल वैसा ही महाकाव्यात्मक है, लेकिन इसकी जो आत्मा है वो पूरी तरह से भारतीय है। ये महाकाव्यात्मक पैमाना वाली बात जो समीक्षा उठाती है वो वाकई गौर करने लायक है। मतलब 1300 से ज्यादा पन्ने लिखना, ये सिर्फ लंबाई की बात तो नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समीक्षा इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ कहानी को फैलाने का तरीका है, या फिर ये उस दौर के भारत की विशालता, उसकी जटिलताओं, उसकी विविधता को समेटने की एक सचेत कोशिश है? समीक्षा का जो टोन है उससे लगता है कि वो मानती है कि लेखक का इरादा सिर्फ कहानी कहना नहीं था, बल्कि आजादी के बाद के भारत का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज तैयार करना था। और इस महाकाव्य के केंद्र में कौन है? समीक्षा के हिसाब से कहानी का दिल है लता मेहरा, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। हाँ, लता, जिसकी माँ उसके लिए एक योग्य वर यानी सूटेबल बॉय की तलाश में है। लेकिन जैसा कि समीक्षा इशारा करती है, ये खोज सिर्फ एक शादी का किस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 4 बड़े परिवारों मेहरा, कपूर, खान और चटर्जी की जिंदगियों और उनके जरिए उस दौर के समाज का पूरा ताना बाना बुनती है। हाँ, उन 4 परिवारों के जरिए ही पूरी कहानी आगे बढ़ती है। लता के सामने जो 3 विकल्प समीक्षा में बताए गए हैं वो कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं। हाँ, वो 3 लड़के। एक तरफ कबीर दुर्रानी, मुस्लिम, इतिहास का छात्र, जिससे लता को गहरा लगाव है। दूसरा अमित चैटर्जी, कलकत्ता का मशहूर कवि, इंटेलेक्चुअल टाइप। हाँ, बंगाली अभिजात्य वर्ग का। और तीसरा है हरेश खन्ना। अच्छा, हरेश खन्ना। समीक्षा में शायद कुछ नामों में ऋषिकेश या हर्ष, खैर उसे एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बताया गया है। हाँ, व्यावहारिक, स्थिर और शायद सुरक्षित। बिल्कुल, सेफ बेड जिसे कहते हैं। और यहीं पर समीक्षा एक चौंकाने वाली बात बताती है कि उपन्यास के अंत में लता दिल की नहीं सुनती। हाँ, वो परिवार और समाज की उम्मीदों को चुन लेती है। ये अंत जिसे समीक्षा चौंकाने वाला कह रही है, ये अपने आप में एक विश्लेषण का विषय है। क्यों? मतलब चौंकाने वाला क्यों? शायद इसलिए कि ये हमारी जो मॉडर्न रोमांटिक उम्मीदें होती हैं उनके खिलाफ जाता है। मतलब आजकल की कहानियों में तो हीरोइन दिल की सुनती है ज्यादातर। हाँ, ये बात तो है। तो समीक्षा का ये नजरिया दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे एक पर्सनल लव स्टोरी उस समय के भारत के जटिल सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक माहौल का एक तरह से प्रतीक बन जाती है। लता की जो कश्मकश है वो सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, वो शायद उस पूरी पीढ़ी की बहुत सी महिलाओं की कहानी का हिस्सा है जिन्हें अपनी इच्छा और सामाजिक दायित्व के बीच चुनना पड़ता था। और समीक्षा इस बात को रेखांकित भी करती है ना? हाँ, बिल्कुल, कि कैसे सेठ इन 4 परिवारों के जरिए नए बन रहे भारत की एक बड़ी तस्वीर खींचते हैं। राजनीति बदल रही है, जमींदारी खत्म हो रही है, नए सोशल समीकरण बन रहे हैं, सब कुछ। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? मतलब समीक्षा के मुख्य विषय या मेजर थीम्स क्या हैं? सबसे पहला और शायद सबसे साफ है प्यार बनाम कर्तव्य। हाँ, या कहें व्यक्तिगत इच्छा बनाम सामाजिक जिम्मेदारी। लता का द्वंद्व इसी की मिसाल है। और ये व्यक्तिगत कश्मकश सीधे तौर पर परिवार और परंपरा के बड़े मुद्दे से जुड़ जाती है।
समीक्षा में बताती है कि उपन्यास कैसे दिखाता है कि 1950 के दशक के भारतीय समाज में परिवार का दबाव और परंपराओं का मान कितना गहरा था। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या समीक्षा इसे सिर्फ एक बीते दौर की सच्चाई मानती है या इसमें आज के लिए भी कोई इशारा देखती है? ये अच्छा सवाल है। समीक्षा पाठक को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई तब से आज तक इन पारिवारिक और सामाजिक दबावों में कोई जमीनी बदलाव आया है या सिर्फ उनका रूप बदला है। मतलब ये सवाल कहीं ना कहीं समीक्षा उठाती है। समीक्षा में और भी अहम विषयों का जिक्र है, जैसे धर्म और राजनीति का ताना बाना। हाँ, खासकर हिंदू मुस्लिम रिश्ते, पार्टीशन के बाद का माहौल, जमींदारी सिस्टम का खात्मा और भारत के शुरुआती चुनावी लोकतंत्र की तस्वीर। बिल्कुल। साथ ही सामाजिक परिवर्तन की लहर, लैंड रिफॉर्म्स, बदलते क्लास रिलेशंस, महिलाओं की शिक्षा और आजादी से जुड़े सवाल, ये सब कहानी में बुने हुए हैं। और समीक्षा की खूबी ये है कि वो बताती है कि ये सारे विषय अलग थलग नहीं हैं, एक दूसरे में उलझे हुए हैं। सेठ कैसे इन बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को इन परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रिश्तों, उनकी खुशियों और दुखों के जरिए दिखाते हैं, समीक्षा इस पहलू की तारीफ करती है। यानी वो मानती है कि उपन्यास सिर्फ मुद्दों पर लेक्चर नहीं देता। हाँ बिल्कुल, बल्कि किरदारों के अनुभवों से उन्हें महसूस कराता है। और यहीं पर लिटरेचर जो है वो हिस्ट्री से ज्यादा असरदार हो जाता है। समीक्षा इस कला को पहचानती है। चलिए अब उन खासियतों यानी स्ट्रेंथ्स पर आते हैं जिन्हें समीक्षा ने उभारा है। पहला तो जाहिर है इसका वो महाकाव्यात्मक पैमाना। हाँ वो तो है ही। दूसरा, समृद्ध चरित्र चित्रण। समीक्षा का मानना है कि छोटे से छोटा किरदार भी यादगार बन जाता है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, काफी हद तक। मतलब इतने सारे किरदार हैं लेकिन उनमें से कई वाकई जिंदा लगते हैं। तीसरा, इतिहास और साहित्य का अद्भुत संगम। समीक्षा कहती है 1950 का भारत आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। बिल्कुल। और चौथा, सांस्कृतिक विविधता। हिंदी पट्टी के शहर, कलकत्ता का माहौल, मुस्लिम नवाबों की दुनिया, एंग्लो इंडियन समुदाय, सब कुछ है उसमें। वो इतिहास और साहित्य का संगम वाली बात पे थोड़ा और रुकते हैं। समीक्षा उसे कैसे देखती है? समीक्षा के मुताबिक ये उपन्यास महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक तरह का टाइम कैप्सूल है। लेकिन क्या ये सिर्फ अतीत का म्यूजियम है? नहीं। समीक्षा का विश्लेषण ये भी बताता है कि ये मानवीय भावनाओं, प्यार, महत्वाकांक्षा, निराशा, वफादारी की एक यूनिवर्सल कहानी भी कहता है। इसकी असली ताकत, जैसा कि समीक्षा इशारा करती है, इसी बैलेंस में है। बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को पर्सनल और पारिवारिक लेवल पर दिखाना। इससे पाठक इतिहास से जुड़ता भी है और कहानी से बंधा भी रहता है। एग्जैक्टली। लेकिन कोई भी समीक्षा सिर्फ तारीफ तो नहीं करती। इस समीक्षा में उपन्यास की कुछ आलोचनाओं या कमजोरियों, वीकनेसेस का भी जिक्र है। सबसे पहली और स्पष्ट है इसकी लंबाई, अत्यधिक लंबाई। हाँ, 1300 से ज्यादा पन्ने हैं, ये तो है। मतलब पढ़ना सबके बस की बात नहीं, धैर्य चाहिए। सही कहा। और लंबाई से ही जुड़ा है दूसरा पॉइंट, धीमी गति। समीक्षा मानती है कि उपन्यास के कुछ हिस्से जरूरत से ज्यादा फैले हुए या धीमे लगते हैं। हाँ, ये आलोचना आती है अक्सर। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या समीक्षा इस धीमी गति को सिर्फ एक कमी मानती है या ये भी सोचती है कि शायद यही गति उस दौर की जिंदगी की रफ्तार को दिखाने के लिए जरूरी थी। अच्छा पॉइंट है। मतलब एक महाकाव्य हड़बड़ी में तो नहीं लिखा जाता है ना। क्या समीक्षा इस पहलू पर विचार करती है? ये उसमें साफ नहीं है, लेकिन हाँ, आलोचना दर्ज की गई है। और तीसरा आलोचनात्मक बिंदु जो शायद सबसे ज्यादा बहस का विषय बनता है, वो है उपन्यास का पारंपरिक दृष्टिकोण। हाँ, खासकर लता के अंतिम चुनाव को लेकर। समीक्षा बताती है कि कई मॉडर्न पाठक जो शायद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम को ज्यादा महत्व देते हैं, लता के चुनाव को एक समझौता या रिग्रेशन मान सकते हैं। क्योंकि वो प्यार, कबीर या बौद्धिक बराबरी, अमित की जगह सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति हरेश को चुनती है। ये समझौते वाली व्याख्या जो समीक्षा सामने रखती है, ये बहुत दिलचस्प है। क्या ये वाकई एक समझौता है या ये उस समय की सामाजिक सच्चाई का एक रियलिस्टिक चित्रण है जिसे सेठ बिना किसी लाग लपेट के दिखाना चाहते थे? यहीं पर उपन्यास का टाइटल अ सूटेबल बॉय फिर से बहुत रेलेवेंट हो जाता है ना? बिल्कुल। सूटेबल यानी योग्य। किसके लिए योग्य? लता के लिए, उसके परिवार के लिए या उस समाज के लिए? समीक्षा हमें इस सवाल पर सोचने को उकसाती है कि क्या योग्यता का पैमाना
रोमांटिक आदर्श थे या सामाजिक स्थिरता? और क्या समीक्षा लेखक के इरादे और मॉडर्न पाठक की व्याख्या के बीच के इस तनाव को पूरी तरह समझ पाती है, या वो भी एक आधुनिक नजरिए से ही इसे देख रही है? ये पाठक के लिए सोचने का एक अहम बिंदु है जो समीक्षा हमें देती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का अंतिम निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या निकलता है? समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ए सूटेड बॉय महज एक प्रेम कहानी या पारिवारिक गाथा नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता के बाद के भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सामाजिक राजनीतिक महाकाव्य है। एक राष्ट्र के बनने की कहानी कहता है। समीक्षा ये भी साफ करती है कि ये उपन्यास किस तरह के पाठक के लिए ज्यादा मुफीद है। हाँ, वो बताती है कि ये उनके लिए है जो भारतीय समाज, इतिहास और राजनीति की गहरी समझ चाहते हैं, और उनके लिए जिनमें लंबे, डिटेल्ड और कई परतों वाले उपन्यास पढ़ने का धैर्य और रुचि है। समीक्षा ये भी कहती है कि जिन्हें जेन ऑस्टिन या टॉल्स्टॉय जैसे क्लासिक यथार्थवादी उपन्यास पसंद हैं, उन्हें ये शैली पसंद आ सकती है। ये एक तरह से एक्सपेक्टेशन सेट करने में मदद करता है। अंततः समीक्षा इसे भारतीय अंग्रेजी साहित्य की एक अद्वितीय और ऐतिहासिक कृति का दर्जा देती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आज भी प्रासंगिक मानती है। ये प्रासंगिकता कहाँ से आती है समीक्षा के अनुसार? शायद इसलिए कि उपन्यास जिन बुनियादी तनावों को दिखाता है, जैसे परंपरा और आधुनिकता के बीच की खींचतान, व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक अपेक्षाओं का टकराव, धर्म और राजनीति की जटिल गति की, वो मुद्दे आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में जिंदा हैं। अच्छा, तो समीक्षा का मानना है कि ये किताब सिर्फ अतीत का आईना नहीं, बल्कि एक ऐसा टेक्स्ट है जो वर्तमान से भी बात करता है। ये इसे महज एक साहित्यिक कृति से ज्यादा एक सांस्कृतिक दस्तावेज बना देता है। तो ये थी विक्रम सेठ के इस सूटेबल बॉय पर आधारित इस विस्तृत समीक्षा की हमारी पड़ताल। हमने देखा कि समीक्षा कहानी के सार को कैसे पेश करती है, किरदारों की उलझनों को कैसे समझती है, उपन्यास में बुने सामाजिक राजनीतिक धागों को कैसे खोलती है, और आखिर में इसकी साहित्यिक ताकतों और संभावित कमजोरियों का आकलन कैसे करती है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अंत में एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये विचार इसी समीक्षा और हमारी चर्चा से उभरता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि लता का अंतिम चुनाव सामाजिक अपेक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देता है। हाँ। अब इसे उस दौर के बड़े परिदृश्य यानी राष्ट्र निर्माण से जोड़कर देखिए। क्या योग्यता का पैमाना सिर्फ शादी के लिए सही साथी चुनने तक ही सीमित था, या फिर एक नया राष्ट्र बनाते समय बड़े सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी क्या ऐसे ही समझौते किए जा रहे थे, जहां आदर्शों की बजाय स्थिरता और व्यावहारिकता को चुना गया? वाह, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल उपन्यास की कहानी को एक नई व्यापक परत देता है, जिस पर शायद ये समीक्षा भी और गहरे जा सकती थी और हम सब पाठक भी सोच सकते हैं।